बहुत ही शानदार मेहमान हैं मनीष संथोलिया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। मनीष भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल सही समय पर हैं। इस समय आपके इंटेलिजेंस, आपका तजुर्बा और आपके मार्केट्स को हैंडल करने का तरीका, ये सब चीज़ों की इस समय रिक्वायरमेंट है। सर, ये बात सच है कि इसी 20-25 दिन के अंदर हमने ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किया और इसी 20-25 दिन के अंदर बाज़ार में एक अच्छा फॉल और एक बढ़िया सब्सटेंशियल फॉल भी आया। नहीं भूलना चाहिए कि 2-4 महीने पुरानी बात नहीं है। अगर मैं डेज में गिनूँ तो 20-25 दिन के अंदर ही हुआ है। अच्छी वाली फीलिंग और बुरी वाली फीलिंग दोनों मार्केट में 20 दिन में ही आ गई। सर, जरा मार्केट्स पे आपका टेक क्या है? आप क्या रीड कर रहे हैं? क्यों बाजार नीचे आया और क्यों ऊपर आ सकता है अगर आना है तो उसको? ये दो चीज लास्ट 20-25 दिन में जो हुई है, इंडियन मार्केट बहुत अच्छी तरह ही चल रहा था क्योंकि फ्लोज काफी स्ट्रांग थे, आपके सेंटिमेंट्स काफी अच्छे थे। बट लास्ट 20-25 दिन में एक तो इसराइल का फैक्टर सामने आया, एक चाइना का फैक्टर सामने आया। तो इन कारणों से जो मोमेंटम था वो ब्रेक हुआ। बट आज जो सबसे अच्छी बात यह है कि एनडीआरसी की जो मीटिंग्स चाइना में इंडिया टाइम 7:30 बजे, कोई मेजर और पॉलिसी इम्पेटस नहीं दिखा है और कोई मेजर चाइना स्टिमुलस नहीं देखने को मिला है। जो पहले वाली स्टिमुलस थी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। तो जो पैसा इंडिया से निकल कर जाके चाइना में इन्वेस्ट हुआ, काफी बड़ी रैली चाइना में हो गई है, वो ट्रेड अब वापस रिवर्स हो। अज्यूम यही करते हैं कि इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा फॉर द टाइम बीइंग, तो ऐसा ही अजम्पशन है। और इंडिया का इम्पैक्ट बेसिकली तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और तेल के प्राइस को हम $80 तक प्राइस कर चुके हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मोमेंटम इट्स अ बाय ऑन डिप्स, जैसे कि हमेशा से रहा है। इतना बड़ा पैसा इंडिया में साइड में बैठा है और महीने के एंड में फिर से 20-25 हजार करोड़ का आपका इन्फ्लोज महीने में आ जाएगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो करेक्शन है, ये गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी है, लेने का मौका है। जो आपके शेयर जो 20-25% ऊपर थे ब्रॉडर मार्केट्स में, वो आज आपको 20-25% नीचे मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। आने वाले दिनों में, महीनों में काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और इंडिया का मार्केट शॉर्ट टर्म में आप ये कह सकते हैं कि 24,000 का बॉटम बन सकता है, ऊपर में 27,000 तक। ठीक है, बाजार में बॉटम बनने की उम्मीद भी बढ़ रही है। मनीष जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। मान लीजिए अगर बॉटम बन गया, अगर या फिर बन जाता है मनीष जी, तो खरीदारी कहाँ पर आएगी सबसे पहले, और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश करना है? कौन से शेयरों के जरिए, कौन से सेक्टर्स के जरिए? देखिए, सेक्टर्स में तो आईटी, फार्मा और आपके बैंक्स, ये बहुत कंड्यूसिवली वैल्यूड है, बहुत रीजनेबली वैल्यूड है गिवन द अर्निंग्स ग्रोथ। इस क्वार्टर की भी अगर अपने बात करें तो आपकी बीएफएसआई में अर्निंग्स ग्रोथ 10-11% की होनी चाहिए। आपके आईटी में भी डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ 10% की टाइप की होनी चाहिए। आपके हेल्थ केयर में 15% की टाइप की अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए। आपके ऑटोज में 7% अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए। आई थिंक ब्रॉडर इंडाइसेस में तो 15% से 18% के बीच में मोटा मोटी सब कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक ठाक कंपनीज। मैं एसएमई कंपनीज की नहीं बात कर रहा, मैं मेन बोर्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके मिड कैप और स्मॉल कैप 15 से 18%, क्योंकि छोटी बेस है, नंबर्स, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स जिसे हम कहते हैं। और जो इंडेक्स की बात करें, अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली आईटी, फार्मा, बैंक्स, हेल्थ केयर और आपके थोड़े बहुत आपके कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इन सब में आपको ठीक ठाक अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो टू मेजर सेक्टर्स ड्रैग होगा वो है ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स। सो अगर इसको आप हटा देते हैं तो इन सेक्टर्स में, क्योंकि बाजार में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, 10% टाइप का इंडेक्स में ही करेक्शन हो चुका है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि 10% तो नहीं, 7-7.5% करेक्शन हो चुका है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से इन सेक्टर्स में बाइंग की जा सकती है। इंडिविजुअल कंपनीज पर कॉल अपना होगा। बेसिकली जो कंपनीज आपको 20-25% ऊपर अच्छी लग रही थी, वो आज की डेट में और अच्छी लगनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये नज़रिया है मार्केट्स पे। पर मनीष जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। हमेशा काफ़ी अच्छा लगता है आपकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेकर। हमने सेक्टर्स के बारे में तो जाना मनीष जी, पर जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर करेक्शन और भी आए तो कि गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है नई पोजीशंस बनाने के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर ऐसे में मनीष जी, जैसे कि हम कुछ सेलेक्ट पीएसयू काउंटर्स को देखें तो उनमें भी ऊपरी स्तरों से भारी बिकवाली हुई है।
क्या यहाँ पे कोई ऐसा पिटा हुआ सेक्टर, डिफेंस ले लीजिए या रेलवेज ले लीजिए या कुछ एक सेलेक्ट बैंकिंग के नाम, क्या वहाँ पे आपको लगता है कि फिर से थोड़े मौके बन सकते हैं? क्या थोड़े वैल्यूएशन कंफर्ट्स वापस लौटे हैं? देखिए, पीएसयू डेफिनेटली आप एकदम सही बोल रहे हैं कि 20-25% ऊपर से पूरा पीएसयू बास्केट करेक्ट हो चुका है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक डीप वैल्यू प्ले पीएसयू है, मेरा तो ये मानना है। और पीएसयू बैंक्स वगैरह स्क्रीमिंग वैल्यू है। देन 10p आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आप देख लीजिए, 5-6 की पी, 1.5% डिविडेंड डी, सबसे लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया की पीएसयू है। सो और आपके जितने भी मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स है, जैसे आप पावर ले लीजिए या आप लॉजिस्टिक्स ले लीजिए या आप पावर फाइनेंस कंपनीज ले लीजिए, ऑयल कंपनीज ले लीजिए, यहाँ पर स्क्रीमिंग वैल्यू। डिफेंस और रेलवे मुझे लगता है कि और 10-15% करेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी भी 20-25% करेक्शन के बावजूद बहुत एलिवेटेड वैल्यूज, ऑर्डर बुक वगैरह इंटैक्ट है, सब कुछ सही है, पर जस्ट वैल्यूएशन मतलब 3 सिग्मा के पार चला गया था। वो हो सकता है अभी 2 सिग्मा के आसपास हो, और 20-25% करेक्शन के बाद इवन डिफेंस, पीएसयू एंड रेलवेज में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मनीष सर, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आरबीआई की भी बैठक चल रही है, आपको लगता है कि ब्याज दरों में कटौती आएगी? अगर आ रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और आगे चल के भी क्या और कटेंगी दरें? नहीं, इंडिया में अभी रेट कट की कोई संभावना है नहीं। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर वाले क्वार्टर में कोई रेट कट आरबीआई करेगी। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट रेट कट इंडिया में होगी वो आपके मार्च क्वार्टर में होगी। और चूंकि अगर आप फेडरल रिजर्व की भी देखें तो वापस जॉब डेटा काफी स्ट्रांग आया है, तो ऐसा भी कुछ मानना है कि फर्दर रेट कट्स में हो सकता है थोड़ी सी हिचकिचाहट हो फेडरल रिजर्व में। और डेफिनेटली इंडिया फेडरल रिजर्व को ही फॉलो करेगा, क्योंकि इंडिया और यूएस के स्प्रेड्स में एक सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए। बट क्योंकि इंडिया के हालात अभी ऐसे इतने अच्छे नहीं हैं कि रेट कट इमीडिएटली की जाए, पॉलिसी स्टांस में बदलाव की कमेंट्री विल बी कीनली वॉच्ड आउट फॉर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और फेडरल रिजर्व की फर्दर रेट कट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम फर्स्ट क्वार्टर 25 में भी कट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिलहाल तो आई थिंक स्टेटस को ही मेंटेन रहना चाहिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। चीज़ें देखिए, त्योहारों का मौसम फिर से शुरू हो गया है, नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दशहरा, दिवाली। कंजम्पशन वाली थीम को लेकर आपका कितना कन्विक्शन है? और चूंकि बास्केट काफ़ी बड़ा है, फुटवेयर से लेके अपैरल से लेके एफएमसीजी, ऑटोज भी उसमें जोड़ लेते हैं, आपको बेहतर क्या लग रहा है? किसी को अगर कुछ बाइंग करनी हो, थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के, आपको सही क्या लग रहा है? रिटेलिंग काफी स्ट्रांग है इंडिया में, और फेस्टिविटीज का समय है, तो रिटेलिंग सेक्टर पर वैसे वो फूड रिटेलिंग हो, क्यूएसआर हो, ऑफ कोर्स क्यूएसआर वगैरह में नंबर्स अभी आए नहीं है, पर आएंगे। और ये थीम जल्दी से ओब्लिवियन में जाता नहीं है। फुटवेयर रिटेलिंग, आपकी ज्वेलरी रिटेलिंग, अपैरल रिटेलिंग, फूड रिटेलिंग, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। कंजम्पशन में ये सबसे फोरमोस्ट रहना चाहिए। दूसरा होता है आपका प्लेटफॉर्म कंपनी, कंज्यूमर टेक, हेल्थ टेक एंड ऑल दीज थिंग्स। और तीसरा आपका डिस्क्रेशनरी आइटम्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, फैशन हो गए, लीजर हो गए, ट्रैवल हो गया, ये सब में काफी एक इम्पेटस देखने को मिलेगा। एफएमसीजी में इतनी बहुत कोई तेजी देखने को मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वापस से रॉ मटेरियल प्राइसेस में एस्केलेशन हो गया है। कितना कुछ कंपनीज पास कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ ऑलवेज इफ एंड बट है। एंड वॉल्यूम ग्रोथ मोस्ट ऑफ एफएमसीजी कंपनीज में आपके 5 से 6% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो टॉप लाइन ग्रोथ आपके 10-12% होनी चाहिए। उसके बाद मार्जिन हेडविंड, जो वैल्यूएशन अभी भी ट्रेड करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा एडवर्स दिखता है। तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी साइड ऑफ थिंग्स में काफी जगह है, और विद इन दैट आई थिंक रिटेलिंग इज वन स्पेस जिस कंपनी में भी अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को क्रैक कर लिया है, दैट इज टू से आपकी स्टोर लेवल आरओसी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड उसमें ग्रोथ कर रहा है, तो स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल दिस।
कुछ समय पहले आप अपना मेटल पर भी नज़रिया बता रहे थे कि अर्निंग्स के लिहाज से शायद ऑयल एंड गैस और मेटल्स जो हैं वो की ड्रैग्स रह सकते हैं, पर जिस तरीके से हमने पूरी चाइना रीओपनिंग थीम ट्रैक करी, ऐसे में इंडियन बाज़ारों में भी जितने भी मेटल स्टॉक्स थे उनमें एक तरफा रैली रही। आपका क्या व्यू है मेटल्स में? आपने भरोसा जताया था कि हाँ, अब जो मेटल्स कुछ एक स्टॉक्स जिनमें अच्छी पिटाई हो गई है या फिर कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं उनमें एक अच्छी जो रैली आई थी, क्या आपने उस पर ट्रस्ट दिखाया था और आगे का क्या नजरिया है मेटल पैक पे? स्टील में तो मंदी लगता है, बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन है चाइना में, उतनी ग्रोथ है नहीं। इंडिया का वर्ल्ड का 50% प्रोडक्शन चाइना में होता है और वो डंप कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी डंप कर रहे हैं। इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स तो एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने की बात सरकार से की है, रिक्वेस्ट किया है, तो स्टील पर तो प्रेशर है। जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है, उसके कारण जो आपकी डंपिंग हो रही है उसमें एक प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट साइड ऑफ थिंग्स इंडिया से कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा एंटी डंपिंग ड्यूटी कई कंट्रीज इंडिया की स्टील पर भी लगा चुके हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट है। जो एक मेटल है जो नेक्स्ट 10 सालों के लिए बहुत तेजी में रहेगा पूरे ग्लोबली, वो है आपकी एल्यूमिनियम और कॉपर। कॉपर थोड़ा सा इंटरमिटेंट ऊपर नीचे रहेगा, पर 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द मेटल्स ऑफ द डेकेड। तो एल्यूमिना की बहुत भयानक शॉर्टेज है, और चाइना भी जो बेसिकली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम, वो भी पूरी दुनिया भर में एल्यूमिना के रिजर्व्स को खोज रहे हैं। सो विथ और विदाउट एनडीआरसी आज अनाउंसमेंट की कोई फर्दर स्टिमुलस नहीं है, और चाइना में फिर भी प्रॉब्लम है, और चाइना में स्टिमुलस के कारण ही मेटल स्टॉक्स में पिछले दिनों तेजी आई थी, वो थोड़ी सी हल्की है। बट ऑल डिक्लाइन शुड बी बॉट इनटू मेटल एंड कॉपर स्टॉक। स्टील में उतना ज्यादा कोई तेजी लगता नहीं है, और बाकी सब तो मार्जिनल प्लेयर्स हैं, मार्जिनल इंडस्ट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ योर मैंगनीज और अदर्स, जिंक एक्सेट्रा। बट स्टील में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखती। एल्यूमिनियम और कॉपर में बहुत तेजी दिखती है, डिक्लाइन में लेना। ठीक है, मेटल में भी बांट लीजिए। स्टील बेहतर नहीं लग रहा है, कॉपर एल्यूमिनियम ये बेहतर लग रहे हैं, और कल की पॉलिसी में दर घटने की उम्मीद बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आपने क्रिस्टल क्लियर शब्दों में अपने व्यू शेयर किए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगता है हमसे बातचीत करके हमेशा आपसे। आगे जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। लेकिन चलिए, इस शो को यहीं पर अब समाप्त करने का समय तो हो गया है, लेकिन बाजार पर एक नज़र डालिए। आज